चलिए तो हम लोगों ने बेटा ग्रुप 15 तक कर लिया था। ग्रुप 16 लिखिए जल्दी से। या ऐसा करते हैं, ये सब आसान चीज़ें हैं तो मैं समझा देता हूँ, बाकी तो आप इसमें देख के नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम ना भी पढ़े तो चलेगा, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव है, नीचे है। ठीक है, ये कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं? ये जनरली EO2 और EO3 ऑक्साइड्स प्रेफर करते हैं बनाना। एग्जाम्पल के तौर पे SO2, SO3। इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं इनके, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर 16th ग्रुप के एलिमेंट्स की हायर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +6 है। ठीक है ना, कैसे है +4 +6? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? तो कैसे +4 आई? ई की कैसे आई वही तो मालूम कर रहा हूं। ई को हम x मान लेंगे, ऑक्सीजन को -2 होता है, इंटू 2 = 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो x = +4 आ गया। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा x = +6। ठीक है ना, तो ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या चाहते हैं? अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। तो जब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहते हैं तो लोअर वाली यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। अब ये किस में जाना चाहेगा? +6 में जाना चाहेगा। तो +6 में जाने के लिए क्या करना होगा? इसको इलेक्ट्रॉन और लूज करने होंगे। जब अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो सल्फर +4 से +6 में जाएगा। तो जब ये दूसरे अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दूसरे को क्या करेगा? दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? इसलिए ये उसको रिड्यूस करेगा तो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, गुड। अब इसमें आ जाइए, ये भी +4 में है, लेकिन फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है बताइए? फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? बताइए। खुद को करेगा तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ हुआ? ये भी तो खुद को ऑक्सीडाइज ही कर रहा था, +6 में गया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि दूसरे को, जो दूसरे का काम जो करवाता है वही तो कहलाता है, वही नाम आता है एजेंट के साथ। जो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। लेकिन क्यों ऑक्सीडाइज करेगा? ये क्यों नहीं जा रहा +6 में? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ये हम 3 लेक्चर से लगातार पढ़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ एक्टिव होता है? सबसे नीचे वाले में। तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस जो है उसका Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। वो बाहर वाली शेल का जो S में 2 इलेक्ट्रॉन है उनको पकड़ लेगा, उनको इतना स्ट्रांगली पकड़ लेगा कि उसके अंदर वो से रिलीज ही नहीं होने देगा। तो इस वजह से ये किस में एग्जिस्ट करना पसंद करता है? +2 वाले में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, हाँ, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? टेलुरियम 2+ में जाना पसंद करेगा। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जब लेगा तो दूसरे को देना पड़ेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा,
ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इसने क्या किया, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जो चीज़ पढ़ी है वो उसी को जो है वो घुमा फिरा करके वही सब यूज हो रहा है। क्लियर हो गया? चलो लिखो, जल्दी से लिखो, 1 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो, एक बार लिखोगी तो और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल वाला जो है कहाँ है वो नोटबुक जिसमें पीरियोडिक टेबल लिखा था, कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल? खोलो ये, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना था क्योंकि इसमें हर चीज़ बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाई थी। मुझे अफसोस है कि मैं ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये देखो, कम से कम जो है इतने सारे पेजेस में। चलिए जो चीज़ बेटा जिस दिन पढ़ाई जाए उस दिन उसको याद कर डालिए बस। जब आप ये रूटीन बना लेंगे तो समझ लीजिए कि केमिस्ट्री में आप ही चैंपियन होंगे। हो गया? सब कुछ लिख लिया? चलिए गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप 17 की तरफ। ग्रुप 17 में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका ग्रुप 16 का एक नाम होता है चालकोजन। क्या नाम होता है? चालकोजन। चालकोजन का मतलब होता है ओर। क्या मतलब होता है? ओर फॉर्मिंग। और जानती है ना, जिससे हम लोग एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन से कोई भी एलिमेंट जो निकलता है वो तो रफ फॉर्म में होता है, ऑक्साइड होता है या सल्फेट होता है या कुछ भी होता है। तो उसमें से हम निकाल करके फिर उस मेटल को प्योरीफाई करते हैं, तो ओर्स उनको कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, ओर कहते हैं। तो ये ओर बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? चालकोजन कहते हैं। ये लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में से किसी का वर्ड है। ठीक है। हाँ, अब आ जाइए, ये इसका नाम क्या है? हैलोजन। इसको हैलोजन क्यों कहते हैं? जैसे वहां चालकोजन था, इसका नाम है हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो सॉल्ट फॉर्मिंग है तो इसलिए इनको हैलोजन कह दिया गया। ठीक है। चलिए अब ये पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद लिखिए। तो वही ऑक्साइड्स इनका भी पढ़ना है। ठीक है। तो फ्लोरीन जो ऑक्साइड बनाता है वो ये दो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। लेकिन ये ऑक्साइड नहीं कहलाते हैं। ऑक्साइड नहीं कहलाते हैं, सारे ऑक्साइड कहलाते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो भी ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनता है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या कहलाता है? ऑक्साइड। लेकिन फ्लोरीन का नहीं कहलाता है। क्या वजह कुछ समझ में आती है क्यों नहीं कहलाता है?
क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और ऑक्सीजन की 3.5। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए कहता है कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो मेरा नाम आना चाहिए ना, तुम्हारा क्यों आएगा। और सारे एलिमेंट से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसका नाम ऑक्साइड आता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये ऑक्साइड की बजाय क्या कहलाता है, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ये जो पोजीशन है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर। हाँ, कितना प्लस चार्ज हो जाएगा, +2, क्योंकि फ्लोरीन पे तो माइनस ही रहना है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर -1, तो 2 के ऊपर -1 × 2 -2, तो इस पे क्या हो जाएगा +2, और यहाँ पे +1 हो जाएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, वेरी गुड। बाकी जितने भी एलिमेंट है नीचे वाले, वो सब के सब ऑक्सीजन के नीचे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो वो सब ऑक्साइड्स बनाएंगे, कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, मतलब कम स्टेबल होते हैं और ऑक्साइड्स के मुकाबले में जो अभी पीछे हमने पढ़े हैं। तो ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ऑक्साइड्स बना लिए। अब ऑक्साइड्स बहुत सारे बनते हैं, तो जैसे क्लोरीन है, ये ऑक्साइड बना रहा है, Cl2O, ClO2, ClO3, Cl2O7। इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए तो क्लोरीन की यहाँ पे तो -2 रहेगी क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो चेंज होगा नहीं इस बार। और क्लोरीन की कितनी हो जाएगी, बोलो, +1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई। -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक प्लस चार्ज होगा क्लोरीन पे, तभी तो 2 क्लोरीन मिलकर कर पाएंगे। यहां पर क्या हो जाएगी, +4, यहाँ क्या हो जाएगी, +6, यहाँ क्या हो जाएगी, +7। ये सब आप कर लेंगे तो ये सब उसके ऑक्साइड हो गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होते हैं। और भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है, +5 भी होती है। ठीक है, और -1 तो होती ही है, -1 तो ज्यादा एग्जिस्ट करती है और ज्यादा स्टेबल भी होती है। क्लोराइड जो हम लोग पढ़ते हैं, Cl नेगेटिव वाला, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.0 के करीब, नाइट्रोजन के बराबर, है ना। तो चलिए अब ये लिख चलिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए ब्रोमीन ये वाले ऑक्साइड बनाता है, ये लिख लिए जल्दी से। या चलिए पहले इसको भी पेज को समझा देते हैं, फिर लिखिएगा। तो ब्रोमीन ये वाले ऑक्साइड बनाता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। अब इसमें बताने वाली बात जो है वो क्या है कि ये वाले जो ऑक्साइड होते हैं ब्रोमीन के, ये और भी ज़्यादा लेस स्टेबल होते हैं। इसीलिए मैंने क्या लिखा, वेरी लेस स्टेबल, यानी बनने के बाद फौरन ही टूटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वेरी लेस स्टेबल हो गए। अब क्यों होते हैं वो अभी देखते हैं। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड का जो ऑर्डर होता है, क्या लिखा है मैंने, ये देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, O2- कहाँ आता है, ऑक्साइड जहाँ आता बनता है वो O2- आता है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड का ऑर्डर ये है
सबसे ज़्यादा स्टेबल इन तीनों के अंदर, भाई फ्लोरीन तो ऑक्साइड बनाता ही नहीं है, वो तो फ्लोराइड बनाता है। आयोडीन जो है वो ऑक्साइड बनाता है, क्लोरीन बनाता है और ब्रोमीन बनाता है, ठीक है ना। तो आयोडीन का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर क्लोरीन का और फिर ब्रोमीन का। ओके, चलिए अब देखिए एक बात तो ये, ऑक्साइड ऑफ आयोडीन का सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है ये समझिए। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, हमने पढ़ा है। तो ग्रुप में सबसे कम हो जाती है, ब्रोमीन से भी कम, क्लोरीन से भी कम, फ्लोरीन से तो सभी की कम होती है, और ऑक्सीजन की जो है वो है। तो इसके साथ क्या होता है कि कुछ आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो जब आयनिक कैरेक्टर आता है किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये जो है आयनिक कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। ओके, अब देखिए, जबकि क्लोरीन क्यों स्टेबल होता है ब्रोमीन के मुकाबले में, क्लोरीन इसे, हाँ उसकी, बोलो बोलो, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन वो रीज़न नहीं होता है। रीज़न क्या होता है कि क्लोरीन का साइज छोटा होता है। क्लोरीन का साइज क्यों छोटा होता है, क्योंकि इसमें 3 ही शेल होती है, पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल। यहाँ तो आ गया क्लोरीन, ब्रोमीन में 4 शेल होती है, यहाँ आ गया ब्रोमीन, यहाँ आ गया फ्लोरीन, और आयोडीन में 5 शेल होती है। तो आयोडीन का तो क्या हो गया, इसने अपना तकरीबन जो है वो क्या किया, आयनिक बॉन्ड टाइप बना लिया ऑक्सीजन के साथ। क्लोरीन क्या होता है, छोटा होने की वजह से डबल बॉन्ड बना लेता है। एक की जगह अगर 2 बॉन्ड बन जाएंगे एक ही एटम से तो स्टेबल हो जाएगा ना। तो इसलिए क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ पे कार्बन लिख दिया है मैंने, इसको क्लोरीन बनाइए। क्लोरीन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। अब डबल बॉन्ड बना लिया तो स्टेबल हो गया। हाँ, डबल बॉन्ड बना लिया तो स्टेबल हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि क्लोरीन का ऑक्साइड कुछ स्टेबल हो गया, लेकिन ब्रोमीन ना तो वो उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि वो आयोडीन की तरह आयोनिक बॉन्ड बना ले। सारी बात समझ में, ना तो ये इतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये ऑक्सीजन के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाए, क्योंकि भाई एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं होता है। दूसरा ना इतना छोटा होता है कि डबल बॉन्ड बना ले। तो इस बेचारे के पास दोनों में से कोई भी नहीं होती क्वालिटी। इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। बात आ गई समझ में, अब लिख डालो जल्दी से। कहाँ फंस गए थे, मुझे लगा कि कुछ, अच्छा हो गया। ब्लिंक तो नहीं कर रहा, चलो समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया पॉइंट। देखो सागर, मैं तुम्हें भी समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। ग्रुप 16 पहले हमने देखा, ये उसके एलिमेंट है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑक्सीजन फैमिली होगी। इसका दूसरा नाम होता है चाल्कोजन। चाल्कोजन नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये सब ओर बनाते हैं। पृथ्वी के अंदर जितने भी धातु निकलती हैं वो सब ओर की फॉर्म में निकलती है ना, फिर उसको हम प्यूरिफाई करते हैं तो उनको ओर ही कहते हैं ना। तो वो ज्यादातर ओर बनाने, ओर जो बनता है वो किसके साथ बनता है, इन्हीं के साथ बनता है, या तो ऑक्सीजन के ओर होते हैं या सल्फर के ओर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, इनके ऑक्साइड जो है वो +4 +6 में होते हैं।
जैसे एग्जाम्पल, ऑक्साइड जो होते हैं इस ग्रुप के वो ज्यादातर एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तीसरा, जो अगर +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो जो ऑक्साइड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा? क्योंकि वो चाहेगा कि मैं कहाँ चला जाऊं, +6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाऊं, ठीक है ना, स्टेबल होने के लिए। तो +6 वाली में जाएगा तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरे को गेन करना पड़ेगा, दूसरा गेन करेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस करा रहा है दूसरे को। अब वहीं पे इसका जो आखिरी एलिमेंट है टेलुरियम, ये +4 में है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो क्यों कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम? डोनेट करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, लेगा तो क्यों ले रहा है, इसको देना चाहिए। फिर वही बात 3 लेक्चर से जो बात बता रहा हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे वाले एलिमेंट में आकर के इतना डोमिनेट हो जाता है कि न्यूक्लियस जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है कस के, उन्हें जाने नहीं देता है, वो कहता है भाई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहो। यानी टेलुरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है टेलुरियम की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो ये क्या करेगा, इसमें जाना चाहेगा ना जो ज्यादा स्टेबल है। बोलो ठीक है मुस्कान, यही बात बताई थी। ये देखो शॉर्ट में लिखा भी हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट, अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो अपने आप समझ में आ गया होता। इसका मतलब बेटा टाइम नहीं दे रहे हो। अब आ जाओ यही सेम चीज ग्रुप 17 में, इनको क्या कहते हैं, हैलोजन। हैलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं ऑक्साइड और, तो वो चाल्कोजन कहलाते हैं, ये हैलोजन कहलाते हैं क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं। ये सब लैटिन वेटिन नेम है, ठीक है ना। हाँ, तो ये साल्ट बनाते हैं। तो देखो इसका पहला एलिमेंट जो ऑक्साइड बनाता है उसको हम ऑक्साइड ना कह करके फ्लोराइड कहते हैं। क्यों फ्लोराइड कहते हैं? इसलिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5। तो ये कहता है मैं ज्यादा तगड़ा आदमी हूँ तो मेरा नाम चलना चाहिए ना, तुम्हारा थोड़ी चलेगा। तो ये फ्लोराइड कहलाते हैं बजाय इसके ऑक्साइड। यही 2 ऐसे कंपाउंड हैं, देखो यही 2 ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, बाकी हर जगह माइनस होती है, यहाँ सिर्फ 2+ होती है। तो ऐसे अगर पूछ ले तो खट से बता सकते हो, ठीक है। बाकी जो ऑक्साइड्स हैं वो सिंपल जैसे ऑक्साइड्स बनते हैं वैसे हैं। तो क्लोरीन के ऑक्साइड्स ये हैं, इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, ठीक है। अब अगला आ जाओ, ब्रोमीन के ऑक्साइड्स ये हैं, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन ये है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इसकी क्या होगी, जल्दी से बोलो। अरे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तो -2 ही रहेगी ना, और इसकी ये 2 है तो इसकी +1 होगी, जब भी तो 2 टाइम्स करके माइनस बनेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट भी अब बतानी पड़ेगी, पूरी केमिस्ट्री खत्म होने वाली है। यहाँ पे +4, यहाँ पे +6, ठीक है। लेकिन 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 ब्रोमीन के जो ऑक्साइड होते हैं वो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, वेरी लेस स्टेबल। बाकी जो क्लोरीन है उसके भी ऑक्साइड लेस स्टेबल होते हैं, बट ब्रोमीन के बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड आयोडीन के होते हैं, फिर क्लोरीन के और फिर ब्रोमीन के, ठीक है। तो आयोडीन के ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि नीचे आ गया, साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है कम हो जाएगा, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी ग्रुप में। ग्रुप में नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता है, ये सब बातें हमने पढ़ी हुई है। इतने पेजेस में जो है वो ये सोचो, इतने पेजेस में पढ़ाया है मैंने। हाँ, पीरियोडिक टेबल मुस्कान के नोट्स हैं ये, अब तुम्हारे भी नोट्स किसी दिन मंगा के चेक करता हूँ। तो ये हो गया आयनिक, ठीक है।
तो ये नीचे है तो ये आयनिक हो गया। क्लोरीन क्या होता है, इसका साइज होता है छोटा। क्लोरीन का देखो, इस फ्लोरीन में एक शेल, सॉरी 2 शेल, ये तो हो गया न्यूक्लियस सेंटर में। उसके बाद ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तो होगी फ्लोरीन। क्लोरीन में 3 शेल, ब्रोमीन में 4 और आयोडीन में 5। तो आयोडीन के अंदर तो होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तुम्हारी मदर का फोन आ रहा है मेरे नंबर पर, तुम्हारे नंबर पे भी आ रहा होगा, मैं बोल दूं? हाँ बहन जी, वो क्लास कर रहा है सागर। हेलो हेलो, अभी वो क्लास कर रहा है ना, क्लास के बाद कर लेगा। हाँ क्लास के बाद कर लेना, ठीक है। बस अब बंद करके ही रखो पलट के, वरना तुम्हारा दिमाग भटकेगा। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसलिए इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ आयनिक बॉन्ड बना लिया। आयनिक बॉन्ड स्टेबल होता है, मतलब प्योर आयनिक नहीं होता लेकिन फिर भी अच्छा खासा आयनिक हो जाता है। क्लोरीन का साइज छोटा है, ये 3 ही शेल हैं। ऑक्सीजन में 2 शेल होती हैं, तो ये कुछ मिलता जुलता सा सेम साइज टाइप हो गया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्या हो जाता है कि ये डबल बॉन्ड बनाने की पोजीशन में आ जाता है। क्या बनाने की? डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना। लेकिन ब्रोमीन का ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है कि वो आयनिक बॉन्ड बना ले, और ना साइज इतना छोटा है कि वो डबल बॉन्ड बना ले। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गई बात? मतलब इतना शानदार है कि अच्छे अच्छों का धुआं निकल जाएगा, क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। लेकिन क्लियर अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब रिकॉर्ड है, इसको नोट्स को बना लेना। अब मैं दोबारा इसको नहीं बताऊंगा। अब चलो आगे चलते हैं। तो ऑक्साइड्स हमने किसके कर लिए, 15th ग्रुप के भी कर लिए, 16th के भी कर लिए, 17th के भी कर लिए। वेरी गुड। अब 15th ग्रुप का मैंने नाइट्रोजन करवा दिया था, चेक करिए। नाइट्रो हाँ वो हेलोजन, हेलोजन नाइट्रोजन कह रहा हूँ। 15th ग्रुप का हेलोजन करा दिया था मैंने। नहीं बेटा, 15th को तो हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। 15th के रिएक्शन विथ हेलोजन, हाँ हो गया, ठीक है ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेलोजन कौन कौन से बनाते हैं, EX3 एंड EX5। जो क्वेश्चन कम से कम 10-20 बार पूछा गया होगा वो कौन सा है, NF5। NF5 बताओ, बनेगा नहीं बनेगा, स्टेबल होगा कम स्टेबल होगा, क्या होगा? बाकी तो सब बनेंगे। PF5 बना लो, PCl5 बना लो, और उसके नीचे वाला कौन सा है, आर्सेनिक, आर्सेनिक F5 बना लो। NF5 बताओ। 1s2 2s2, यही तो बेटा बात है, 2p3। तो इसमें हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता? इन सब की भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी। ये 5 बना लेते हैं, ये क्यों नहीं बना पाता 5? कम से कम 10-20 मरतबा तो मैं क्लास में बता चुका हूँ। क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी है, बोलो ना, एल शेल है ना, सेकंड वाली। 2 नंबर ही तो आ रहा है, तो दूसरी वाली तो होगी है। इसकी जो सेकंड शेल नाइट्रोजन के लिए जो शेल होगी, ये हो गया न्यूक्लियस, इसकी ये पहली शेल हो गई और ये दूसरी शेल हो गई। इसमें s ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर s होता है और p होता है। क्या d होता है इसमें? तो d होता ही नहीं है। तो जब इसमें d ऑर्बिटल ही नहीं है
तो ये बताओ कि जब इसके अंदर d ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जाएगा कैसे इसके अंदर? भाई जगह भी तो होनी चाहिए, कमरा भी तो होना चाहिए घर में, तभी तो आप ठहराओगे दूसरे कमरे में मेहमान को। तो जब ये कमरा ही नहीं है, d ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा नहीं। कितनी मर्तबा ये बात हुई है? क्योंकि सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट, वो कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? कार्बन भी देखो 4 ही बनाता है, क्योंकि इसके पास 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 ऑर्बिटल चाहिए ना वैलेंस शेल में, और है मैक्सिमम 4 ही। तो इस वजह से 5 ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये क्या करता है, 4 ही बॉन्ड मैक्सिमम बनाता है। तो ये क्या बना सकता है, NF4 और आगे माइनस लगा दो। ठीक है। दूसरा आपने कौन सा मॉलिक्यूल देखा है, NH4 प्लस अमोनियम आयन। ये सब देखे नहीं देखे? ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 इसके साथ बनाएगा और एक क्या करता है, एक जो है वो लोन पेयर अपना डोनेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे NF4 बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो NF3 ही रहने दो। ठीक है, NH3 या ये बनाएगा बस। तो इस बात को लिखो फिर से, पहले पूरी बात लिखो फिर ये लिखो। Nitrogen can form only 4 bonds because of unavailability of d orbital। d ऑर्बिटल कह दो या 2d ऑर्बिटल कह दो। क्लियर हो गई बात? अब तो नहीं भूलोगे। हो गया? लिख लिया? अब लिखिए, ऑल हैलाइड्स आर कोवेलेंट। इसके जितने भी हैलाइड बनते हैं 15th ग्रुप के, वो कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बनते हैं। ठीक है, ऑल हैलाइड्स आर कोवेलेंट, बट बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड is ionic। Bismuth trifluoride is ionic। हो गया? चलिए, तो ये हैलोजन हो गया 15th ग्रुप का। अब हम लोग हैलोजन पढ़ेंगे 16th ग्रुप का। लिखिए, तो हैलोजन ऑफ 16th ग्रुप कैसे हो जाएंगे, क्या क्या बनेंगे, EX2 EX4 EX6। इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 पार्टिसिपेट कर जाएंगे बॉन्ड बनाने में। ठीक है, फिर से बताओ, क्या फ्लोरीन का EX6 एग्जिस्ट करेगा? फ्लोरीन का EX6 एग्जिस्ट करेगा?
बोलो ना, जहाँ दिमाग में कह रहा हूँ वहाँ लगाओ, इसको मैं कर लेता हूँ ठीक। फ्लोरीन का नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि उसमें भी डी ऑर्बिटल नहीं होता, वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है ना। ओके, उसका 4 वाला भी नहीं करेगा, हाँ, उसका 3 वाला भी नहीं करेगा, उसका 2 वाला भी नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी को देता वेता नहीं है। हाँ, तो जब वो देता ही नहीं है किसी को इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ, बोलिए, एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो हमेशा जो है फ्लोराइड ही बनते हैं। अच्छा, दूसरा, ये जो 6 वाले होते हैं ये फ्लोरीन के साथ ही बनते हैं। E6 are formed by फ्लोराइड। ठीक है, कोई ना एग्जाम्पल दो जिसमें 6 लगे हुए देखे हो आपने। SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। बाकी ये तो बहुत कॉमन है, सल्फर डाइफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। चलिए, ये तो किसी के साथ भी बन जाएंगे। ओके, ये लिख लिया है ना कि EX6 जो है वो किसके साथ बनते हैं? सिर्फ फ्लोराइड के साथ बनते हैं। क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, उसके साथ अनस्टेबल होता है। चाहे तो लिख लो इसको भी, EX6 आर अनस्टेबल विथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, साइज इतना बड़ा होता है कि वो 6 हेलोजेंस आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाते। चलिए, ठीक है, एक और लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे SF4 लिया आपने, सेम पीरियड में 16 ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, उससे नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है S के बाद? सेलिनियम, SeF4, फिर टेलुरियम, TeF4। तो आप देखोगे ये जो है ये तो गैस है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे जाने पे साइज इंक्रीज कर रहा है। जब साइज इंक्रीज करेगा नीचे जाने पे तो कौन सा फोर्स बढ़ता है? वंडर
वॉल फोर्स इंक्रीज कर रहा है। वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो वही हुआ है, ठीक है। चलिए अब हेलोजन्स हम बनाते हैं, हेलोजन की हेडिंग डालिए, हेलोजन्स ऑफ हेलोजन ग्रुप। ऑफ 17 ग्रुप, तो ये तो खुद ही हेलोजन कहलाता है, ठीक है ना। 17 ग्रुप को हेलोजन ही तो कहते हैं। इसका आपको हेलोजन बनाना है, इसका मतलब क्या है कि इधर भी आपने हेलोजन लिया और इधर भी हेलोजन लिया, इनका आपस में रिएक्शन करा रहे हैं। मान लो ये अलग अलग हैं हेलोजन, ठीक है ना, और अलग अलग लेना ही पड़ेगा। इसको इसलिए डैश कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ, ओके। तो जब मैं इसको डैश कर दूंगा तो कंपाउंड कैसा बनेगा, एक्स एक्स डैश प्लस एक्स एक्स डैश 2, ठीक है, लिखिए। बल्कि 2 की बजाय 3 कर दीजिए, प्लस एक्स एक्स डैश 5 एक्स एक्स डैश 5 प्लस एक्स डैश 7। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन्स बन जाएंगे। कुछ इसको देख के समझ में आ रहा है, एक है एक्स और एक है एक्स डैश, ठीक है। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होना चाहिए आपके हिसाब से ज्यादा। हमें मालूम है जो सेंट्रल एटम होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो कॉर्नर एटम होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये बात क्लियर है ना, कहीं पर भी देख लो, मेन जो सेंटर में एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होगी, और जो उसके चारों तरफ एटम लगे होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ले रहे हैं मैं हेलोजन, हेलोजन में क्या क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है, हैं? तो इसका मतलब ये वाला जो होगा, क्योंकि ये सेंट्रल एटम लिया है मैंने, तो ये नीचे वाला होगा और ये वाला उसके ऊपर वाला होगा। अब जो चाहे कॉम्बिनेशन बना लो, बताओ किन दो एलिमेंट से बनाऊं। क्लोरीन फ्लोरीन से बना ले, ठीक है ना। लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन में थोड़ा सा, क्योंकि साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कि ये ClF3 पे बनना रुक जाए, 3 से ज़्यादा फ्लोरीन ना लगा पाए या 5 से ज़्यादा ना लगा पाए। अगर मैं बड़ा वाला ले लूँ, सबसे बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा, आयोडीन और फ्लोरीन हो जाएगा। अब आयोडीन का साइज बड़ा है तो उसकी चारों तरफ 7 फ्लोरीन को लगाना आसान है, क्योंकि जगह भी तो चाहिए होती है ना एटम को आने में, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आई एक हो गया F, दूसरा आई
F3, तीसरा IF5, चौथा IF7। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ये जो है सेंट्रल एटम, ये वाला मेरा क्या है सेंट्रल एटम, लिखो ये क्या है कॉर्नर एटम। ये कहां से होना चाहिए फ्रॉम बॉटम, ठीक है ना, और ये फ्रॉम टॉप, ऊपर से होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं जिनके अंदर दोनों ही हैलोजन हो और आपस में मिल करके बना रहे हो, उनको कहते हैं, किसी को नाम याद है, इंटर। इंटर बने दो अलग अलग चीजों के बीच में बनना, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन्स के बीच में बनना है, ठीक है। यहाँ पे हैलोजन क्योंकि H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग H2 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए यहीं पे X और X डैश, ये बॉन्ड कैसा होगा, पोलर या नॉन पोलर, X और X ये कैसा होगा, ये नॉन पोलर, और ये तुम बताओ सागर, अच्छा पोलर बॉन्ड क्या होता है, जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है, जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है, इसमें चार्ज अलग अलग है तो चार्ज होगा ना इसके अंदर, हाँ जाहिर सी बात है चार्ज तो अलग ही अलग होगा, इस पे आएगा क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया नहीं हो गया, तो चार्ज सेपरेशन वाले को पोलर कहते हैं, भूलिए मत, ठीक है ना, कंफ्यूज हुई, ये कहलाता है पोलर। और यहाँ पे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे कौन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, दोनों बराबर ताकत के हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच रहेंगे, तो इस पे भी चार्ज जीरो होगा, इस पे भी चार्ज जीरो होगा, यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे जो है नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये वाला बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर होगा। आ गई बात समझ में? तो ये बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है यहाँ पे नॉन पोलर, ये पोलर हो गया है, इस पे चार्ज आ गया है, तो चार्ज अगर होगा मॉलिक्यूल पे तो वो आपस में जो है वो वंडरवाल फोर्स की वजह से तो उस पर अट्रैक्शन हो गई, लेकिन चार्ज की वजह से भी अट्रैक्शन हो जाएगा ना, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जब इनके बीच में आपस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा,
और इनका कम होगा। ठीक है, ये सब पुरानी चीजें सिंपल सिंपल है। ठीक है, एक चीज और, अगर हमसे पूछ ले कि हैलोजेंस के बीच में बॉन्ड किसका सबसे वीक होता है, सबसे वीक बॉन्ड हैलोजेंस के बीच में किसका होता है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इनमें आपस में सबसे वीक बॉन्ड ऑर्डर इसका बताइए। सबसे कम आयोडीन, क्योंकि सबसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है ओवरलैपिंग सबसे कमजोर होगी। सब तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सबसे कम हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, लेकिन इसमें गलत है। क्या गलती है? गलती ये है कि फ्लोरीन जो होता है इसका सबसे ज्यादा नहीं होता, इसका तीसरे नंबर पे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी अगर मैं Cl बॉन्ड को ब्रेक करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने में चाहिए होगी, फिर ब्रोमीन के और फिर फ्लोरीन के। इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता, बॉन्ड की ताकत बढ़ती कब है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है जब बॉन्ड छोटा होता है, ये हमने बार बार पढ़ा है। तो फ्लोरीन तो छोटा है तो उसकी ताकत बढ़नी चाहिए, लेकिन इसकी ताकत तो कम हो गई। तो क्या वजह हो सकती है इसके अंदर, तो दिमाग लगाइए, क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह हो जाती है कि फ्लोरीन के पास क्या है, इतने सारे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, साइज है छोटा और इलेक्ट्रॉन है 7। तो ये क्या होता है कि अपने उस छोटी सी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन को लेकर के खुद ही परेशान होता है। इसी वजह से तो हर वक्त ये चाहता है कि जो है वो मैं किसी के साथ बॉन्ड बनाऊं, समझ गए? अब हुआ ये कि एक बॉन्ड तो इसने ये बना लिया, ये बन गया, ये बन गया, लेकिन रिपल्शन छोटी जगह में होने की वजह से, ये अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, छोटी जगह में होने की वजह से क्या हो गया कि इनके बीच में रिपल्शन भी सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन जब दो करीब आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो इसके बीच में रिपल्शन क्या हो जाता है, यहां पे रिपल्शन is high because of small size। स्मॉल साइज की वजह से रिपल्शन क्या हो गया, ज्यादा। इसलिए बॉन्ड जो है इसका, जो कि सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन तीसरे नंबर पे चला गया। तो इसको लिखिए, फटाफट कंप्लीट करिए। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। लिखिए, रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होना चाहिए? हमने क्या पढ़ा,
एक हैलोजन पढ़ा, दूसरा पढ़ा इंटर हैलोजन, ठीक है ना, इंटर हैलोजन। तो इनके बीच में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है? फ्लोरीन। क्यों होता है? वही बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, इसका बॉन्ड वीक होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं इंटर हैलोजन, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं बाकी के हैलोजन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, चलिए हाइड्राइड हमने 15th ग्रुप का कर लिया था, हैं? 15th ग्रुप के हाइड्राइड NH3 PH3 हैं, चेक करो। सबसे लास्ट का टॉपिक यही था, हाइड्राइड वाला, कल जो हमने किया है। सबसे लास्ट टॉपिक हाइड्राइड ही किया था, मिला? ये तो रहा PH3 NH3 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो जो बनते हैं कंपाउंड उनका नाम क्या होता है? हाइड्राइड होता है ना, हाइड्राइड, ठीक। चलिए तो अब हमारा 16th और 17th ग्रुप रह गया है। तो 16th ग्रुप में देखिए हाइड्राइड, ये हो गया 16th ग्रुप और ये हो गया 17th ग्रुप। बनाइए जरा, कौन कौन से बनेंगे? पहला H2O, दूसरा H2S, ठीक है, तीसरा H2SE, चौथा H2PE। इधर बनाइए HF, HCl, HBr, HI, ये हाइड्राइड हो गए, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं, प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, तो एक साथ कवर कर देते हैं इनको। पहला लिखिए, पहला इनके बारे में कि ये दीज आर ऑफ कोवेलेंट नेचर, ये कोवेलेंट नेचर के हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, दीज आर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच क्या है? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। यहाँ पर तो, वहां पे 2 लोन पेयर हैं, इधर तो 3 लोन पेयर, इधर 3 लोन पेयर, ठीक है।
और जब ये इनके पास लोन पेयर हैं, ये सब क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट भी कर सकते हैं, और जो डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। बोलो तुम मुस्कान, क्या होते हैं, ए से ए, एक्सेप्ट करने वाला एसिड होता है। इतनी बार यही बात खाली याद कर लो तो भी हो जाएगा। डोनेट करने वाले बेसिक होते हैं, तो ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं। हो गई बात क्लियर। अब इसके अंदर आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का नेचर और क्या ट्रेंड होगा। सेम वही चीज, साइज बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब आप देखिए तो सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे बड़ा साइज इसका है, ठीक है ना, क्योंकि टेलुरियम सबसे बड़ा है यहाँ पे, सेलिनियम उससे छोटा, सल्फर उससे छोटा, ऑक्सीजन उससे छोटा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये वाला जो है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हो जाता है, H2O का। क्यों हो जाता है, कल भी कराया था मैंने 15th ग्रुप में यही चीज सेम। फिर उसके बाद इसका नंबर आता है, फिर इसका, फिर इसका। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, भूल जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बोलो अमोनिया का भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, नहीं बढ़ गया था कल। वहां पे भी अमोनिया भी क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, व्हेन हाइड्रोजन इज ब्रिज्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे ये है HOH, तो अब देखो ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आकर के ब्रिज हो गया, फंस गया, तो ये वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो होना चाहिए था इसको क्या, गैस, लेकिन हो जाता है क्या, लिक्विड। इसीलिए तो लिक्विड होता है। अगर ये भी गैस हो जाता तो हम लोग फिर क्या कर रहे होते, सांस जैसे लेते हैं ऐसे पानी को भी ले रहे होते हैं। हाँ, और ये देखो इसका साइज, अब ये यही क्वेश्चन पता नहीं कितनी मरतबा पूछा गया होगा डिफरेंट एग्जाम्स में, कि ये जो है H2S, इसका साइज बड़ा है इसका छोटा है, उसके बावजूद ये तो गैस है और ये लिक्विड है, क्यों, एक आंसर है, एक वर्ड का, क्या, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब दो एलिमेंट जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उनके बीच में हाइड्रोजन आकर के फंस जाए। और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन। आई बात समझ में। ओके, और यही सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगी। HF जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ये पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये।
हो गया। चलिए हाइड्राइड की कुछ और बातें इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बताइए बॉन्ड लेंथ क्या होगी? है बॉन्ड लेंथ कम होगी, सोच के बोलो। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पहले हो जाएगी फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन हो गई, दूसरी हो गई क्लोरीन, ये हाइड्रोजन हो गया, तीसरी हो गई ब्रोमीन। तो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे तो साइज बढ़ता है ना एलिमेंट का, हाइड्रोजन वही है, तो क्या हो जाएगा इसका जो है वो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? डाउन द ग्रुप लिखो, डाउन दी ग्रुप बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस। ठीक है, देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा? हाँ, इसका डिक्रीज कर जाएगा। वेरी गुड, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड अगर पूछे बॉन्ड एनर्जी का क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कह लो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह लो, तो क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज हो जाएगी, कम चाहिए होगी ना एनर्जी ब्रेक करने में। ठीक है, और जब ये कम चाहिए होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम एनर्जी चाहिए होगी तो बढ़ जाएगी, आसानी से ब्रेक हो जा रहा है, कम हो जाएगी। भाई ये जब आसानी से टूट जाएगा तो स्टेबल कम हो गया ना, हाँ, स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। और ये जब आसानी से टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर दैट इज द डोनेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। जब H बॉन्ड आसानी से टूट रहा है तो H पॉजिटिव आसानी से बनेगा, और H पॉजिटिव आसानी से बनेगा तो क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। बोलो, क्लियर हो गई बात ये? चलिए, ये सब बातें कल भी बताई थी, आज कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, कल भी मैंने बताई थी। तो अब बताओ, जब ये H पॉजिटिव देगा तो एसिडिक नेचर बढ़ गया, और हाइड्रोजन देगा तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा इसका? इंक्रीज कर जाएगा। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करने लगेगा। भाई दूसरे को हाइड्रोजन देगा तो इसका मतलब दूसरा हाइड्रोजन लेगा, और जब हाइड्रोजन कोई लेता है तो वो रिड्यूस होता है। तो इसने दिया तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अपने आप को क्या करेगा? टू गेट ऑक्सीडाइज, ये क्या हो जाएगा? अपने आप को भी ऑक्सीडाइज करने की इसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, दूसरों को रिड्यूस करने की बढ़ेगी, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की बढ़ेगी। ठीक है, गुड।
बॉन्ड एंगल जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बॉन्ड एंगल, एंगल क्या हो जाता है, ये 15th और 16th ग्रुप में काम करता है, 17th में काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पे तो बॉन्ड एंगल कोई होता ही नहीं है, वो तो लीनियर मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड एंगल जो है 180 ही रहता है। तो 15th-16th ग्रुप में बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, इंक्रीजेज साइज सेंट्रल एटम का बढ़ने की वजह से। अब एक आ जाइए, ये भी मैंने पीरियोडिक टेबल में करा दिया है, लिखिए, हेडिंग डालिए, एनामोलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप। जी सर, इंतजार हो रहा था आपका। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, ये मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया। फर्स्ट मेंबर हर ग्रुप का कौन सा है, यहाँ से शुरू करते हैं, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो एनामोलस मतलब डिफरेंट, एनामोलस मतलब हाँ डिफरेंट। ये जो है कुछ अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से कुछ डिफरेंट बिहेव करते हैं। क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो वो क्यों बिहेव करते हैं, रीजन लिखिए। रीजन पहला, जानते हैं आप सब है, लेकिन एक जगह इकट्ठा करवा देते हैं। पहला रीजन क्या है, फर्स्ट मेंबर कौन से पीरियड में आ रहा है, दूसरे में, और दूसरे में क्या नहीं होता है, डी ऑर्बिटल, टी ब्लॉक नहीं, डी ऑर्बिटल। जब डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो वही सारी प्रॉपर्टीज मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने वाली क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो लिखिए, बिकॉज पहला रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, लिख लिया। दूसरा फैक्टर, पीरियड में सबसे पहले आ रहे हैं तो साइज क्या होगा इनका, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, नीचे जाने पे शेल नंबर बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। तो लिखो, स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप हो गई, और आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, पहले मेंबर की क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि साइज छोटा है। तो इंक्रीज वर्ड नहीं बोलेंगे, क्या यहाँ पे बोलेंगे, हाईएस्ट, ठीक है ना। इंक्रीज जब बोलेंगे कि नीचे जाने पे क्या होती है, तो आप बोलोगे डिक्रीज करेगी। नीचे से ऊपर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो आप बोलोगे इंक्रीज करेगी। यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाईएस्ट इन द ग्रुप। तो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन भी नहीं देते, लूज करते हैं, क्योंकि साइज छोटा है तो न्यूक्लियस क्या होता है, पकड़ के रखता है इनके इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ,
लेकिन अपने ग्रुप में उसकी सबसे ज्यादा होगी, ये भी हाईएस्ट होगी क्योंकि नीचे जाने पे कम होती है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गई बात? इन सब की वजह से ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, लिखिए। लाइक एग्जांपल नंबर 1, these elements form multiple bonds. These elements form multiple bonds. बल्कि मल्टीपल बॉन्ड्स की बजाय लिखिए पाई बॉन्ड्स। These elements form पाई बॉन्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ये दूसरे नाइट्रोजन से एक बॉन्ड तो बना लिया इसने सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा और पाई बना लिया। लेकिन इसके नीचे चले जाओ, फास्फोरस, वो बेचारा एक भी पाई नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनाना है वो 2p और 2p वाले ऑर्बिटल्स के बीच में बनाना, तो वो ऑर्बिटल होते हैं छोटे सेकंड शेल के, और यहाँ पे जो और बॉन्ड बनाना है वो 3p और 3p के बीच में बनाना है, ये है बड़े। तो इनकी ओवरलैपिंग जो है पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड के लिए जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है वो ऐसे होती है ना साइडवेज, ऐसे नहीं होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कैसे होती है? इस तरीके से ऐसे ओवरलैपिंग होती है। अब ये तो वैसे ही कमजोर है, इसीलिए पाई बॉन्ड वीक होता है। और पता चला कि तुमने दूर वाले ला करके ओवरलैप करा रहे हो तो वो और भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये डबल बॉन्ड नहीं बना पाता है। क्लियर हो गई बात? कार्बन का ही देख लो, कार्बन जो है डबल भी बना लेता है, ट्रिपल भी बना लेता है, ठीक है ना, लेकिन उसके नीचे सिलिकॉन होता है, वो सिंगल ही बनाता है। ओके, ये एग्जांपल लिखो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो, लेकिन अगर कभी ये पूछ ले कि नाइट्रोजन भी एक बॉन्ड बना रहा है और फास्फोरस भी एक बॉन्ड बना रहा है, तो बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? दोनों के सिंगल सिंगल बॉन्ड की हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो फास्फोरस वाले की ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की, समझिए, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आदमी सोचता हो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन की ज्यादा स्ट्रेंथ कब है? जब 3 बॉन्ड बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं भैया अभी तो मैं 3 नहीं बना रहा, सिर्फ एक बना रहा हूँ, एक ये बनाया, एक ही फास्फोरस के बीच में आया, तो ये वाली स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। आप कहोगे सर ये तो बॉन्ड छोटा है, एटम छोटा है, तो इसकी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही फ्लोरीन वाला फॉर्मूला लगता है। क्या समझ में आया? फ्लोरीन में क्या बताया था? उसका क्षार फ्लोराइड तो बनाता है, लेकिन क्यों उसकी स्ट्रेंथ कमजोर थी? नहीं भाई, फ्लोरीन कहाँ गया? फ्लोरीन ये रहा। फ्लोरीन की जो है वो स्ट्रेंथ जो है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा थी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या थी? सबसे कम थी, बल्कि मतलब तीसरे नंबर पे चली गई थी। क्यों चली गई थी? इसलिए कि यहाँ पे रिपल्शन इज हाई, समझिए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक, इतनी जल्दी कैसे भूल जाए आप लोग। इंटर इलेक्ट्रॉनिक, उनके दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनका साइज छोटा होने की वजह से उनके बीच का रिपल्शन बढ़ जाता है। ठीक है, लिख लिया। चलो, तो यहां पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये करीब करीब हैं क्योंकि इसका बॉन्ड छोटा है। ठीक है, छोटा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी, लेकिन लोन पेयर की वजह से बॉन्ड पे स्ट्रेंथ घटी। यहाँ पे बड़ा होने की वजह से, बॉन्ड बड़ा होने की वजह से स्ट्रेंथ घटी, लेकिन लोन पेयर इसके पास भी है, लेकिन वो दूर होने की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ी। अब इन दोनों में कंपटीशन है, तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर जीत जाता है, रिपल्शन वाला। यहाँ पे रिपल्शन कम, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा, तो इसने, छोटे ने जितना इसको स्ट्रॉन्ग बनाया, रिपल्शन ने उससे ज्यादा उसको वीक बना दिया। समझ में आया? तो ये दूसरा पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिख लिया? अब तीसरा पॉइंट लिखिए, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म, आइए सर बस शुरू कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो पाई बॉन्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? है ही नहीं, तो करेगा कहाँ से? नाइट्रोजन में है ही नहीं। लेकिन नाइट्रोजन के नीचे वाले जितने भी हैं वो सब के सब पाई बॉन्ड जब बनाते हैं तो कौन सा यूज करते हैं? अपना डी ऑर्बिटल यूज कर लेते हैं। आपस में नहीं बना पाते, आपस में नहीं बना पाते, लेकिन दूसरे के साथ तो बना सकते हैं ना भाई। जैसे मान लो फास्फोरस ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, तो इसका डी ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन का तो खाली पी होता है, तो यहाँ पे डी पाई पी पाई ऑर्बिटल से बन गया पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये पहला सिग्मा हो गया, दूसरा पाई हो गया। ओके, लेकिन सपोज फास्फोरस ने क्या किया, फास्फोरस ने, एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, सपोज क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे नहीं, क्लोरीन जो है, हाँ ठीक है, तो क्लोरीन के साथ बनाया तो इसके पास डी ऑर्बिटल है और इसके पास तो है ही, क्योंकि तीसरे पीरियड से डी ऑर्बिटल मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बना, और यहाँ पे ये पाई बना। ये वाला पाई जो है वो कौन सा है? डी पाई हुआ। ठीक है, तो पाई ऑर्बिटल भी, पाई बॉन्ड भी कितने तरीके के होते हैं? एक तो होता है पी पाई जो वो वाला हो गया, एक हो गया डी पी पाई जो ये वाला हो गया, एक हो गया डी पाई जो, ये सब बॉन्डिंग में मैंने बताया हुआ, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिख लो इसको। तो नाइट्रोजन ये बना नहीं सकता। तो यही सेम सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने नाइट्रोजन के लिए आपको समझाई हैं। ऑक्सीजन के लिए यही सब चीज़ें रहेंगी वैलिड, ऑक्सीजन फैमिली के लिए 16th ग्रुप के लिए, 17th ग्रुप के लिए भी यही सब वैलिड रहेगी। तो इसको लिखिए एनसीईआरटी को पढ़ करके, एनामोलस बिहेवियर वाला, उसके अंदर जो पैराग्राफ है, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए आप लोग खुद नोट्स बनाएंगे, और जो बात समझ में नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना जरूरी है।
ओके। चलिए, तो आज के लिए जो है वो ये है, एक आध लेक्चर और लगेगा और कल हम 18th ग्रुप भी करेंगे और ये चैप्टर हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया है। ओके।